Good morning students. Today we are going to start chapter 3rd of Indian society, that is Indian sociologist. In previous video we have discussed about the emergence of sociology in world scenario, Emile Durkheim, Karl Marx and Max Weber. Today we are going to continue, or today we are going to discuss about the emergence of sociology in context of India. Students, before I start this chapter, I want to inform you that कि sociology as a subject यूरोप में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत पहले आ चुका था, लेकिन अगर हम लोग इंडिया में देखें तो फॉर्मल एज अ सब्जेक्ट फॉर्मली सोशोलॉजी इंडिया में आया था इन 1919। तो आज आप जो सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आज इंडिया का अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी का ऐसा कोई कॉलेज, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसमें सोशोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता हो। तो आज की डेट में इन इंडिया सोशोलॉजी का एज अ सोशल साइंस यूनिवर्सलाइजेशन हो चुका है और सोशोलॉजी से ही बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स भी निकले हैं। ये सोशोलॉजी पहले एक सब्जेक्ट नहीं था। 1919 की बात हम लोग करें तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में सोशोलॉजी एज अ सेपरेट सब्जेक्ट वहाँ पे ओपन हुआ, स्टार्ट हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। लेटर ऑन 1920 में आफ्टर 1 ईयर 1919 में हम लोग देखते हैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ और 1920 में हम लोग आते हैं, देन कोलकाता और लखनऊ में स्टार्ट हुई सोशोलॉजी विद अदर साइंसेस। बाकी इसके पहले सोशोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो अगर हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ें या फिर इस चैप्टर के बारे में अगर हम लोग देखें तो बेसिकली 3 थिंकर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। ऐसे कौन से 3 थिंकर्स हैं? सबसे पहले गोविंद सदाशिव घुरिये, जिनको हम लोग GS घुरिये कहते हैं, GS घुरिये। नेक्स्ट इज आपके DP मुखर्जी और फाइनली आते हैं MN श्रीनिवास। MN श्रीनिवास मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप पढ़ें और आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी काम आएंगे श्रीनिवास, इन पॉलिटिकल साइंस एज वेल, और हिस्ट्री में भी MN श्रीनिवास आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलेंगे। मॉडर्न थिंकर माने जाते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन हाँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दीज 3 थिंकर्स हम लोग देखें तो इनका सोशोलॉजी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन सोशोलॉजी के एवोल्यूशन में, उसके एस्टैब्लिशमेंट जो मेन कंट्रीब्यूशन जिनका रहा था, ही वाज L.K. अनंतकृष्णन अय्यर। L.K. अनंतकृष्ण अय्यर की बात करें तो ही वाज फ्रॉम साउथ इंडिया, मॉडर्न डे केरला जो है वहाँ से थे L.K. अनंतकृष्ण अय्यर। अर्लियर ही वॉज अ क्लर्क। आप देखो, ऐसा इंसान जिसने एक सेपरेट सब्जेक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए मेजर कंट्रीब्यूशन दिया था, वो इंसान पहले एक क्लर्क था। क्लर्क बनने के बाद वो स्कूल टीचर बने, लेटर ऑन कॉलेज टीचर बने, और कॉलेज टीचर जब वो थे दैट टाइम हुआ ये था कि अनंतकृष्णन अय्यर जो थे वीकेंड में वो अपने ही लोकल एरिया कोचीन साइड में, ठीक है, वीकेंड में कोचीन में वो क्या करते थे, वहाँ की एथनोग्राफिक स्टडी करते थे। अभी एथनोग्राफिक स्टडी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स कि वहाँ पे कितने कल्चर्स होते हैं, इनके कस्टम्स क्या हैं, प्रैक्टिसेस क्या हैं, कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, इनकी हैबिट्स क्या हैं। हैबिट्स में बोथ टाइप ऑफ हैबिट्स इसमें आ जाती हैं, फूड हैबिट्स भी आ जाती है और दूसरे सारे सिस्टम्स भी इसमें आ जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एथनोग्राफी। तो L.K. अनंतकृष्ण अय्यर जो थे वो वीकेंड में जाते थे अपने कोचीन रीजन में ही, जहाँ वो कॉलेज लेक्चरर थे, और वहीं पर वो स्टडी करते थे। धीरे धीरे करके जब L.K. अनंतकृष्ण अय्यर की ये स्टडी हाईलाइट हुई, न्यूज़पेपर में पब्लिश होना स्टार्ट हुई, तो ब्रिटिशर्स बड़े हैरान हो गए कि क्या इंडिया में भी इस टाइप के इंटेलेक्चुअल्स अवेलेबल हैं क्या। ब्रिटिशर्स हैरान हुए, यूरोपियंस हैरान हो गए बहुत ज़्यादा, और फाइनली उन्होंने क्या किया, उन्होंने L.K. अनंतकृष्ण अय्यर की बहुत ज़्यादा उनको एडमायर किया, और एडमायर करने के साथ ही उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की और फाइनली कन्विंस करने में सक्सेसफुल रह गए कि अय्यर जो है वो यूरोपियंस के लिए भी वर्क करें फॉर अ एथनोग्राफिकल सर्वे। पहले तो उन्होंने मना किया था, डिनाई किया, लेकिन हाँ जब उनको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया गया तो फाइनली L.K. अनंतकृष्णन अय्यर मान गए और उन्होंने अंडर द ब्रिटिश रूलर्स उन्होंने एथनोग्राफिक सर्वे किया ऑफ
इंडिया। और फिर तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, अय्यर की किस्मत ऐसी ही चमकी कि उनको यूरोपियन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में फॉर लेक्चर बुलाया जाने लगा। वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। इंडियन यूनिवर्सिटी कैलकाटा यूनिवर्सिटी में भी उनको फॉर अ लेक्चर एज अ रिसोर्स पर्सन बुलाया गया। तो बहुत उनकी जो फेम एंड नेम जो था वो पीक पर था दैट टाइम। और ऐसा इंसान जो क्लर्क था और लेटर ऑन वो टीचर बना, उनके पास कोई ऐसी फॉर्मल डिग्री नहीं थी इन सोशियोलॉजी, एथनोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी। ऐसा बंदा इंडिया में एंथ्रोपोलॉजी और एथनोग्राफी को रिप्रेजेंट करने लगा। इस वजह से उनको डॉक्टरेट की एक टाइटल भी मिला। तो हम लोगों ने लिखा नहीं है बिकॉज इट वॉज ऑनरेरी, लेकिन हाँ उनका अब डेजिग्नेशन क्या होगा, डॉक्टर LK अनंतकृष्णन अय्यर। उन्होंने कोई डॉक्टरेट नहीं किया था, लेकिन हाँ ऑनरेरी उनको एक टाइटल मिला। इनकी जो इंडियन एथनोलॉजिकल एक कांग्रेस होती थी, जो कि यूरोपियंस ने ही दैट टाइम कॉलोनियल इंडिया में एस्टैब्लिश की थी, उसके चेयरपर्सन बनाए गए LK अनंतकृष्णन अय्यर। इनके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं वापस शरत चंद्र रॉय के बारे में। LK अनंतकृष्णन अय्यर साउथ इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे इन द सेंस सोशियोलॉजी। उन्होंने पूरे इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम किया, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा काम किया। लेकिन हाँ, ही वॉज अ नेटिव ऑफ मॉडर्न डे केरला। हम इनकी बात कर रहे हैं शरत चंद्र रॉय की। तो शरत चंद्र रॉय बंगाल से बिलोंग करते थे, इंटीग्रेटेड बंगाल दैट टाइम। ये इनिशियली इन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन किया था। लेटर ऑन ही बिकेम लॉ प्रैक्टिशनर। लॉ प्रैक्टिशनर बनने के बाद भी इनका मन नहीं लगा उस काम में, तो ही बिकेम अ टीचर। वो छोटा नागपुर मॉडर्न डे झारखंड गए, रांची, ठीक है। तो रांची, छोटा नागपुर मॉडर्न डे झारखंड वो गए, झारखंड में वो टीचर बने। उनका मन नहीं लगा इसमें, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगेन एक कोर्ट ज्वाइन किया और कोर्ट में वो बने ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर वो बने तो इसके बाद से उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। बिकॉज कमिंग 40 ईयर्स जो थे उनके 44 ईयर्स, तो LK अनंतकृष्णन अय्यर जो थे, जब उन्होंने एज अ ट्रांसलेटर ज्वाइन किया इन छोटा नागपुर मॉडर्न डे झारखंड में, तो उसके जो आगे वाले 44 ईयर्स थे वो LK अनंतकृष्णन के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल रहे। और उन 44 ईयर्स ने शरत चंद्र रॉय जो हैं उनकी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। कैसे चेंज कर दी कि देखो स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा रॉय के एकेडमिक करियर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा उनके ट्रांसलेशन की जॉब का। आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे तो रांची, छोटा नागपुर और झारखंड ये जो रीजन है दैट इज़ ट्राइबल रीजन। अब रॉय जो थे वो ट्रांसलेटर थे, मतलब ट्राइब्स की बातों को सुनते, समझते और अगेन जो भी जजेस हैं उनको वो एक्सप्लेन करते। ये ट्रांसलेटर का काम होता है। तो रॉय क्या करते थे कि ट्राइब्स जो भी उनको बताती थी वो बहुत अच्छे से सुनते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते थे और वो जजेस को बताते थे। तो धीरे धीरे करके रॉय का इंटरेस्ट बढ़ने लगा टूवर्ड्स द ट्राइबल स्टडीज़। और इस ट्राइबल स्टडी को हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ और एथनोग्राफी। तो रॉय फिर बाद में आफ्टर कोर्ट वो जाते, छोटा नागपुर जाते, झारखंड में जाते, झारखंड मॉडर्न डे झारखंड के दूसरे जो भी एरियाज़ हैं वहाँ पे जाते और ट्राइब्स का कल्चर और दूसरी जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी स्टडी करते, फॉर्मल स्टडी करते। इवन दो एंथ्रोपोलॉजी में उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली थी, कोई फॉर्मल डिग्री उन्होंने नहीं ली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सब स्टडी करना स्टार्ट किया। तो ये स्टडी ने उनको इतनी ज़्यादा फेम दिलाई कि उन्होंने एक मैगज़ीन निकाली फिर, मैन इन इंडिया, जो कि दैट टाइम 1920-22 का जो एरा है, दैट टाइम इंडिया में एंथ्रोपोलॉजी पर पब्लिश होने वाला इस टाइप का वो फर्स्ट जर्नल था जो कि शरत चंद्र रॉय ने निकाला था। और उनको तो फिर उनका नाम ही ऐसे पड़ गया कि झारखंड का छोटा नागपुर जो है वहाँ के एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। तो शरत चंद्र के साथ छोटा नागपुर के एक स्पेशलिस्ट का टैग और टाइटल उनके साथ ऐड हो गया। इस तरह से इन्होंने भी एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी में, ह्यूमन बींग्स की स्टडी में कंट्रीब्यूट किया। आगे हम जिन 4 थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, आई फॉरगॉट वन मोर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ही इज़ AR देसाई। AR देसाई की स्टडी भी हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी स्टडी फ्रॉम GS घुरिये।
नाउ स्टूडेंट्स, गोविंद सदाशिव घुरिये के बारे में दूसरे जो भी इनके थॉट्स हैं हर्बर्ट रिजले के साथ, इनका क्या एक आर्ग्यूमेंट रहा था, दोनों के बीच में कहाँ कहाँ डिफरेंसेस हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, पहले मैं आपको इजी टॉपिक्स पढ़ा दूँ ताकि आप ऐसा नहीं लगे कि बोर हो रहे हो। स्टूडेंट्स, हर्बर्ट रिजले जो हैं उनके साथ जीएस घुरिये का बहुत ज़्यादा एक डिस्प्यूटेड टॉपिक कुछ एक रहे थे ऑन कास्ट एंड रेस। और जीएस घुरिये की जो फेमस बुक है जो कि कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जाती है, दैट इज कास्ट एंड रेस इन इंडिया। कास्ट एंड रेस इन इंडिया। तो इनका जो वर्क है दैट इज ऑन कास्ट। कास्ट हमारे लिए बहुत छोटा सी टॉपिक रहता है कि कास्ट क्या चीज़ है, इसको लेकर क्या पढ़ना चाहिए, लेकिन हाँ, ये भी एक रिसर्च इश्यू और टॉपिक और प्रॉब्लम है। इस कास्ट का वेस्टर्न कंट्रीज़ में पाई जाती है रेस। अब कास्ट और रेस के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको अभी बता दूँ, लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द कास्ट। देखो स्टूडेंट्स, सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट करती हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कि किस किस बेस पर डिस्क्रिमिनेट करती है सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाया जाता है और अदर कंट्रीज़ में कहीं पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं लोग आपस में, ये गलत मानना होगा। इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन का एक जो बेस है दैट इज़ आवर कास्ट, कि कौन अपर कास्ट और लोअर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट एंड सो कॉल्ड लोअर कास्ट जो हैं वो डिस्क्रिमिनेट, अपर जो है वो लोअर से डिस्क्रिमिनेट करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ठीक है, कई कंट्रीज़ में इकोनॉमिक डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो अपर और लोअर के बीच में एक बहुत बड़ी गैप क्रिएट हो जाता है और जो अपर क्लास है वो लोअर क्लास के साथ डिस्क्रिमिनेट करता है। ठीक है, दैट इज़ एन अनदर बेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप जाएं, बर्निंग एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका विच इज़ अ सुपर पावर, वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस। रेस का मतलब क्या है? रेस इज़ अ नेम ऑफ योर स्किन टोन। तो आपकी जो स्किन टोन है उसके बेस पर अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आप उसको कहेंगे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। मान लो कि आप जो है आपकी वाइट स्किन टोन है कम्प्लीटली, ठीक है, जैसे अमेरिकन्स दिखते हैं तो आप कहलाएंगे वाइट रेस, आप वाइट रेस कहलाओगे। माई स्किन टोन, माई स्किन कलर इज़ ब्लैक, तो मैं कहलाऊंगी ब्लैक रेस। तो अमेरिका में, अफ्रीका में जो बेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रहता है दैट इज़ आर रेस। हमारी रेस कैसी है? वाइट रेस कंपैरेटिवली सुपीरियर मानी जाती है और जो ब्लैक रेस है, ब्लैक कलर है, वो हमारी सोसाइटी में भी माना जाता है कि वो इन्फीरियर है। हम कई बार उनको टीज करने की कोशिश करते हैं जिनका स्किन टोन ब्लैक है, हम कहीं ना कहीं उनको सेकेंडरी मानते हैं और वाइट स्किन टोन जो है उनको हम प्रायोरिटी पर रखते हैं, है ना भाई। आप ये बहुत प्रैक्टिकल बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहीं हमें बुरा मानने वाली बात भी नहीं, बिकॉज द ट्रुथ इज सोल्ड। हमारे ये सच है कि ऐसा होता है। आपने कई बार देखा भी होगा कि अगर मान लो कि यू आर अ गर्ल, तो आपके लिए अगर वो ग्रूम सर्च कर रहे होंगे तो वो कई बार दूसरी चीज़ों के अलावा उनका इकोनॉमिक स्टेटस देखेंगे। इकोनॉमिक स्टेटस के अलावा कास्ट तो देखी ही जाती है, इसके अलावा कलर भी देखा जाता है कि ग्रूम का जो आपके लिए सर्च कर रहे हैं वुड बी, उसका कलर कैसा है, ब्लैक या वाइट। इफ़ यू आर अ वाइट देन यू विल नॉट मैरी विद अ ब्लैक, आप नहीं करोगे। तो कलर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है इन आर सोसाइटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कास्ट है। रिजले, हर्बर्ट रिजले कहते हैं कि इंडिया में जो कास्ट है ना वो रेस का ही एक दूसरा वर्जन है। कास्ट इज अ सेकेंड वर्जन ऑफ रेस अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट रिजले। ये रिजले का मानना है, जबकि जीएस घुरिये उनसे थोड़ा सी डिफर करते हैं।
तो इनके बीच में क्या डिबेट रहा है वो तो, क्योंकि बड़ी लंबी डिबेट है, मुझे मैप के हिसाब से आपको समझाना पड़ेगा, वो चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपके सामने कास्ट की कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स रख दूँ। स्टूडेंट्स, इस बुक का नेम बहुत अच्छे से याद रखना, ये आपके लिए इन 11th क्लास 12th और फर्दर क्लासेस के लिए, हायर स्टडी के लिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस। कास्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हम सबको मालूम ही हैं, क्योंकि हम भी कास्ट में कहीं ना कहीं यकीन रखते हैं, उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, डूज एंड डोंट्स हैं उसको फॉलो करते हैं। कास्ट की हायरार्की के हिसाब से ही हमारा बिहेवियर होता है विद द अदर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कास्ट का सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज सेक्शनल डिवीज़न। सेक्शनल डिवीज़न का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखो, पहले हम हायरार्किकल डिवीज़न देखें। कास्ट डिवाइड्स Hindu society into 4 parts. Caste divides Hindu society in 4 parts in a hierarchical manner. अब हायरार्की का मतलब क्या होता है? As I told you earlier, किसी की स्टेटस अपर होगी, कुछ लोअर पे, कुछ और लोअर पे और कुछ लीस्ट। तो कास्ट भी हमारी सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस कास्ट ने क्या कर दिया? इस कास्ट ने इंडियन सोसाइटी का हायरार्किकल डिवीज़न कर दिया। हायरार्किकल डिवीज़न का मतलब है कि कुछ ग्रुप जो रहेंगे वो अपर रहेंगे, फिर उसके बाद कुछ ग्रुप जो है उनकी स्टेटस थोड़ी लोअर होगी, कुछ दूसरे ग्रुप होंगे उनकी स्टेटस लोअर होगी, और जो शूद्रा कम्युनिटी है वो लोएस्ट पर होगी, इनकी स्टेटस बिल्कुल बॉटम में होगी। तो अब फ्रॉम टॉप टू डाउन इसने हमारी सोसाइटी को डिवाइड कर लिया है। ये तो है हायरार्किकल डिवीज़न। नाउ सेक्शनल डिवीज़न। स्टूडेंट्स, इसका मतलब हायरार्किकल डिवीज़न का मतलब आप इतना ही नहीं समझें कि कास्ट ने सिर्फ हमारी जो सोसाइटी है, बेसिकली हिंदू सोसाइटी है, हिंदू सोसाइटी के अलावा दूसरी जगह कास्ट सिस्टम कम होता है पर कम होता है। यहाँ पे वो एक्सट्रीम लेवल पर पाया जाता था। अब रिफॉर्म्स आ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके इसका इम्पैक्ट भी रिड्यूस हो रहा है। तो हम लोग देखें तो कास्ट ने सिर्फ यहाँ तक ही डिवाइड नहीं किया है कि हिंदू सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हो। कास्ट सिस्टम तो क्या करता है, ये सेक्शनल डिवीज़न भी करता है। और सेक्शनल डिवीज़न का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है डिवीज़न विद इन कास्ट। डिवीज़न विद इन कास्ट का मतलब क्या होगा कि ब्राह्मण हैं तो इन ब्राह्मण में भी हायरार्की होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ब्राह्मण्स जो हैं इन ब्राह्मण्स में भी हायरार्की होगी। विच टाइप ऑफ हायरार्की? कि टॉप मोस्ट जो है वहाँ पे सारस्वत ब्राह्मण होंगे, उसके बाद आप देखें तो दाधीश ब्राह्मण होंगे, फिर गुर्जर गौड़ ब्राह्मण होंगे, और उसके बाद फिर लोएस्ट पर दूसरे ब्राह्मण्स होंगे, लीस्ट पे कुछ दूसरे ब्राह्मण्स होते हैं। तो इस तरह से कास्ट की हायरार्की है कि टॉप मोस्ट सबसे ज़्यादा, ब्राह्मण्स में भी सारे ब्राह्मण्स की स्टेटस इक्वल नहीं होती है। ब्राह्मण्स की स्टेटस जो है वो भी सेक्शनली डिवाइडेड है। जो सारस्वत ब्राह्मण होंगे वो टॉप मोस्ट पे रहेंगे, दाधीच सेकंड उनकी थोड़ी स्टेटस होगी इन द ब्राह्मण सोसाइटी, और जो गुर्जर गौड़ होंगे उनकी और कम होगी। बाकी तो जो हमारे ब्राह्मण स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा मालूम है, मुझे जितनी नॉलेज है उतना मैंने आपको बता दिया। आगे देखें लिमिटेड सोशल इंटरेक्शंस। अगर सोशल इंटरेक्शंस की स्टूडेंट्स हम लोग बात करें तो हमारी जो हिंदू सोसाइटी है, क्योंकि कास्ट सिस्टम यहाँ फॉलो किया जाता है, दैट इज़ वाई सोशल इंटरेक्शंस के लिए भी डिसाइड कर रखे हैं कि ब्राह्मण जो है वो शूद्रा कम्युनिटी के साथ इनका किसी भी तरह का सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा। अब सोशल इंटरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे। सोशल इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पे मैं कुछ दूसरे सेंस में कर रही हूँ, जस्ट लाइक मैरिज। ठीक है, अगर मैरिज होती, मैरिज इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, इज एन सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो फिर ब्राह्मण जो है वो शूद्रा कम्युनिटी के साथ इनका कोई मैरिज टाइप का रिलेशनशिप
नहीं होगा। पहली बात तो ये क्या है, ये आपके सोशल इंटरेक्शंस को लिमिटेड कर रही हैं हमारा कास्ट सिस्टम। इसके अलावा क्या रहता है ना कि आप दूसरी तरह के इंटरेक्शंस भी जस्ट लाइक फूड शेयरिंग, ये इनके साथ नहीं करते हैं। और कौन लिमिटेड कर रहा है इन सबको? आर कास्ट। आगे देखें, सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज ईच एंड एवरी कास्ट के साथ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो इनके साथ सर्टेन ड्यूटीज और राइट्स जो है वो एसोसिएटेड हैं। इनमें कोई भी आप देखेंगे कि फ्री नहीं है। ब्राह्मण्स के अपने कुछ राइट्स हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अब इनके राइट्स क्या क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।